खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जोशी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं ऑस्ट कैपिटल के। बहुत बहुत स्वागत है जोशी सर आपका, गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं सर, ये फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर की। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कैच ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है साहब हमारा जो फ्रीबी है वो दरअसल वेलफेयर पॉलिटिक्स के तहत आता है, और सामने वाले का जो फ्रीबी है वो एक्चुअल फ्रीबी है। और फिर इसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से बोलती है। ये क्या भारतीय राजनीति से बाहर नहीं जा पाएगा सर? क्योंकि हमारे सामने ही ऐसे कई राज्य हैं जिनकी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, बावजूद उसके फ्रीबीज कल्चर खत्म नहीं हो रहा। देखिए, फ्रीबी कल्चर इज हियर टू स्टे। कह सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे राज्यों के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में धीरे धीरे दिखता जा रहा है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत फ्रीबी का कल्चर आना चालू हो गया था। हमने अमेरिका में भी जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे उसमें भी थोड़ा सा एक पहला कदम फ्रीबीज की तरफ आना चालू हो गया था। तो धीरे धीरे ये डेमोक्रेटिक सेटअप में फ्रीबी का कल्चर मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त तरीके से अपना अड्डा जमा के बैठ जाएगा। और जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी सीख फ्रीबीज के लिए अगर देखनी है तो वो है हर एक स्टेट के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जो भी स्टेट ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में कर दी कोई सेक्शन के लिए या फार्मर्स के लिए, या किसी को फ्री में 200 यूनिट 300 यूनिट 150 यूनिट देना चालू किया, आज की तारीख में देख सकते हैं कि जितने भी ये प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, मतलब कॉरपोरेट एंटिटी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लिटरली बहुत ही बुरी है। और विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट पे वो अपने पांव पे खड़ी नहीं रह सकती। तो यही हाल जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का हुआ है, वही हाल स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ये सिर्फ समय की बात है, समय का पहिया घूमेगा, वो सामने आ जाएगी हकीकत। एब्सोल्युटली सर, बट ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ये फ्रीबीज पर सवार होने की आवश्यकता क्यों है? और क्या हमारे सामने पंजाब का एग्जाम्पल नहीं है, राजस्थान का एग्जाम्पल नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ पर आधिकारिक रूप से कह दिया गया कि साहब हमारे पास सैलरीज के लिए अब पैसे नहीं हैं। तो अब क्या जनता इन्हें भूल जाती है या पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें भूल जाती हैं सर? देखिए, क्या है कि ये किसी एक स्टेट में ऐसा देखा गया कि जहां पर लैपटॉप्स थे, टेलीविजन्स थे, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे गए या प्रॉमिस किया गया कि हम बांट देंगे, तो उन्हें मेजॉरिटी वोटिंग मिल गई। तो बस और क्या कहना, सब लीडर्स ने ये सोच लिया, हर एक पार्टी वालों ने, कि हम फ्रीबीज दे देंगे, लोग हमको वोट दे देंगे। अब कई स्टेट्स की हाल ऐसी हो गई थी, मैं स्टेट का नाम नहीं देना चाहूंगा, लेकिन वहां इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन थी कि उन्हें एक नया टैक्स सोचना पड़ा कि इनकम आए कहां से। फ्रीबीज तो हमने प्रॉमिस कर दी, तो टॉयलेट टैक्स डाल दिया कि अगर आपके घर में एक से ज्यादा टॉयलेट है तो हम उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे, सालाना कुछ 2000 2500 रुपए। तो उसके ऊपर जनता फिर से बिगड़ गई कि भैया ये क्या चीज है, तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन किस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज को ये पैसा इकट्ठा करने के लिए कहां तक सोचना पड़ेगा, ये उसका एक उदाहरण मात्र है। आई थिंक जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता का जो मानसिक ध्रुवीकरण है वो कई सारी और चीजों की वजह से होता है, ना कि फ्रीबीज की वजह से। ऐसा देखा गया है कि अगर फ्रीबीज की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को खाना बेच रही है। ये प्रॉमिस तो करिए कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। जितने भी किसान है, 50% इनकम अगर हमारी एग्रीकल्चर से है, तो 50% मान लीजिए पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर का है, तो 12,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब लाड़की बहन भी आ गई, उसके बाद में किसान भी आ गया, फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो आदमी काम क्यों करेगा और कौन करेगा? क्योंकि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घर मुफ्त में मिल रहा है, घर 3 लाख रुपए घर के लिए मिल रहे हैं, टॉयलेट के लिए 25,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये सारा कल्चर मेरे ख्याल से वोटिंग के लिए, एक दो इलेक्शन के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि ये वोटिंग के लिए नहीं है। इसमें से कितना आखिरी आदमी को जा रहा है,
ये देखना पड़ेगा। मैं Absolutely, sir. दूसरा एक स्टेटिस्टिक देता हूँ कि एस्टिमेट ये लगाया है कि लाड़की बहन 2.5 करोड़ लेडीज को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा 2.5 करोड़। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 6.11 करोड़ लेडीज का। तो इसका मतलब ये कि 40% महिला है, उनको सबको ये लाड़की बहन का एडवांटेज मिलेगा। तो इसके हिसाब से तो एक एक फैमिली में शायद 2 को भी मिल जाए। तो समवेयर मैथमेटिक्स थोड़ा मैच नहीं हो रहा है और कहीं पे ये पैसा शायद एंड यूजर तक ना भी पहुंचता हो। जैसे कि 80 करोड़ लोगों को खाना मिलना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। एब्सोल्युटली सर, बट यहाँ पर कैच ये आता है जो मैंने शुरुआत में भी बात बोली। अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो वो बार बार अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर चिंता जाहिर करते रहे हैं। इस बार भी किया, 2022 में भी किया था रेवड़ी कल्चर पर उन्होंने। लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि साहब आप 80-82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, दूसरी योजनाएं आप चला रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ये आता है कि फ्रीबीज अलग हैं और वेलफेयर पॉलिटिक्स अलग है। आरबीआई ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में कहा था फ्रीबीज यानी कि पब्लिक वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए, टिपिकली जो लैपटॉप, टीवी, बाइसिकल्स वगैरह जो होती हैं। अब ये क्रिटिसाइज इसलिए की जाती हैं क्योंकि ये डिपेंडेंसी एनकरेज करती हैं रादर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी वेलफेयर जो पॉलिसीज़ हैं उनको कहा जाता है कि साहब ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव्स हैं जो टारगेट पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करती हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाती हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। और इनमें फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा, मिड डे मील प्रोग्राम्स। तो कैसे हम, एक आम आदमी कैसे समझेगा सर कि एक ने कह दिया कि नहीं साहब मेरा तो फ्री भी है, इनका तो फ्री भी है और मेरा वेलफेयर है। तो ये कैसे समझेंगे? ये तो गेम तो इसी की आड़ में चलता है ना सब। तो ये तो मतलब जिस तरह से आप देखिए उस तरफ से आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि इंश्योरेंस है, अगर आप 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं तो ये बात डेफिनेटली है कि इंडिया में हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं है। जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशंस करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको प्राइवेट में अगर करना है तो आप अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आप सोशल वेलफेयर के अंदर आप इंश्योरेंस दे सकते हैं। उसी के सामने अगर हम देखें कि जो सम्मान निधि है या फिर आप मान लीजिए कि ये लाड़की बहन है, वो तो फ्री भी हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो ग्रेजुएट है उसको आप हर महीने 4,000 रुपये देंगे, क्यों देंगे आप? किस चीज के लिए देंगे और किसको आप एलिजिबल बनाएंगे? तो ये दोनों के बीच में एक जो छोटी सी पतली सी रेखा है, इसको दोनों तरफ से आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें कि इसको हम मॉरल ग्राउंड पे देख लेना चाहिए रादर देन आर्थिक, कि ये क्या ये सही है और दूसरा क्या ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में। मान लीजिए कि आपने किसानों का जो कर्जा है माफ कर दिया, अगर कोई बाढ़ आ गई, कोई कुदरती आफत आ गई, ठीक है, आप हर 5 साल में बोलेंगे कि कर्जा माफ, तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये आपको, और ना ही ये सोशल वेलफेयर है मेरे हिसाब से। तो एब्सोल्युटली कई सारी चीजें हैं, डिफाइन दोनों तरफ से कर पाएंगे, लेकिन एक मॉरल ग्राउंड, एक नैतिकता का धोरण हमको निश्चित करना होगा और उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो शायद ये बात कंट्रोल में आए। अदरवाइज तो ये मुश्किल है कि इसमें हम एक भी कदम पीछे जो भी पार्टी लेगी उसको काफी पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा। लेकिन सीख क्यों नहीं लेते हम? चलिए, हमने अपने स्टेट से नहीं ली सीख, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपने पंजाब, हिमाचल से कोई सीख नहीं ली, दूसरे प्रदेशों से नहीं ली। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने भरे पड़े हैं। वेनेजुएला में जो वेलफेयर जो स्पेंडिंग इन्होंने फंडेड बाय ऑयल रेवेन्यू चलाई, उसके बाद जो हाइपर इन्फ्लेशन का वहाँ पर हाल हुआ, पूरी की पूरी इकॉनमी वहाँ पर क्रैश हो गई। ग्रीस का संकट हम जानते हैं कि कैसे वेलफेयर बेनिफिट्स की वजह से वहाँ पर डेट बढ़ गया, इकॉनमी कोलैप्स हो गया, बेल आउट डिपेंडेंस हो गई। जिम्बाब्वे का हमारे पास एग्जाम्पल है, अर्जेंटीना का एग्जाम्पल है, श्रीलंका का जस्ट बगल में श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये हम दूसरी देशों से सर क्यों नहीं इस सीख को ले पा रहे हैं? और जो आपने कहा कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी,
आपको नहीं लगता सर कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ा वेग टर्म है कोई, और राजनीति में ये अपेक्षा करना तो खैर हम क्या ही अपेक्षा करें कि कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन जो ज्यादा एविडेंट है वो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको ही परेशानी में डालेगी अंततोगत्वा। आपको नहीं लगता कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, और जब वो कोलैप्स होते हैं तो तब उस समय इनसे पूछा जाना चाहिए कि साहब उस समय बड़े बड़े वादे क्यों कर रहे थे? देखिए क्या है कि जो भी सरकार है उसको ये पता है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए व्यू लेना है। अब हमारे ही स्टेट गवर्नमेंट्स देखे तो कई गवर्नमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं कर्नाटक का एग्जांपल दूं तो आज से 12-15 साल पहले उनकी जो बोरोइंग थी वो 60,000 करोड़ थी। आज वो बढ़ के लगभग 7 लाख करोड़ हो चुकी है। तो 12 साल में आप 10 से 12 गुना आपने बोरोइंग बढ़ा दी। और देखे तो काफी सारा ये वेलफेयर, सो कॉल्ड वेलफेयर स्कीम के लिए गया है। वैसे ही अगर हम तमिलनाडु देखे, वेस्ट बंगाल देखे तो उनका जो बोरोइंग है वो काफी ऊपर गया है। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स है या कोई भी गवर्नमेंट है वो सिर्फ 5 साल का व्यू लेती है, यार मुझे तो 5 साल के लिए पावर चाहिए, उसके बाद में देखी जाएगी, गारंटी तो है नहीं कि मैं आऊंगा। तो ये सारी चीजें मिला जुला के उनको ये लगता है कि आज की तारीख में अगर पावर मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है डेमोक्रेसी में कि लीडर शायद चेंज हो जाए, आज मैं सीएम हूं, कल मैं रहूं ना रहूं, आज मैं एमपी हूं, कल रहूं ना रहूं, एमएलए हूं, रहूं ना रहूं, तो मुझे तो सिर्फ आना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो ये कहूंगा कि आपने जो एग्जांपल्स दिए वो इमर्जिंग मार्केट्स के थे। मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका में भी आज जो उनकी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है, खास करके मेडिकल की, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुकी है। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 महीने आपको वेटिंग में लगा देंगे, आपको कोई ट्रीटमेंट मिलना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ पुअर कंट्रीज या गरीब देशों का हाल नहीं है, ये एडवांस इकोनॉमिक्स का भी यही हाल है। और आपने सही कहा, नैतिकता का राजकारण के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो सुभाषित है, हम थोड़ी, मैं ये मानता हूं कि हमारी जो संस्कृति है काफी पुरानी है। हम एक कहावत है कि जितनी चादर उतनी ही टांगे फैलानी चाहिए जी। तो आपने जो कहा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उतनी हमारी चादर है, उसके अंदर रह के हम जितना भी फ्रीबीज चाहे अगर देते हैं तो सस्टेनेबल रहेगा। या फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी गवर्नमेंट नहीं तो कोई और गवर्नमेंट, और प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। एब्सोल्युटली सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप हायर लेवल पे देखेंगे तो पिक्चर बड़ी रोजी नज़र आती है। जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार वो कहते हैं कि साहब रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। इस बार तो खड़गे साहब भी पीछे नहीं थे, जो पिछली बार रेवड़ियाँ बांटने की बात कर रहे थे। इस बार उन्होंने भी कहा कि साहब जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए, ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिससे बाद में मुश्किलात हों, क्योंकि उनके रूलिंग वाले स्टेट्स में ये हाल हमने देखे। तो बड़े जो नेता हैं वो तो उनका नज़रिया कुछ और नज़र आता है, लेकिन जो पॉलिटिकल मजबूरियां हैं अब थोड़ा कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रेवड़ी कल्चर से बाहर अभी आने को कोई पॉलिटिकल धड़ा तैयार नहीं है। एग्जाम्पल हमारे सामने है महाराष्ट्र का। अब इसमें वोटर्स क्या देखते हैं? वोटर्स तो बाद में यही देखेंगे कि साहब एक बैलेंस रखें आप वेलफेयर प्रोविजंस में और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, और साथ ही साथ अपनी जो बात आप जनता तक पहुंचाने चाहते हैं। बहरहाल बड़ा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। थोड़ा हमने आपस में बातचीत करके इसको समझने की कोशिश की अतुल सर के साथ। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नज़र आए होंगे। किसी मुकम्मल कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हमने छूने की ज़रूर कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सर, वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए।